नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। स्वागत है आपका मंथन में। भारत के साथ किसी की भी तरह की तकरार को पाकिस्तानी हुक्मरान हमेशा ही फायदेमंद मानते हैं और ये तकरार भारत से सीधी जंग तो नहीं, लेकिन ऐसी आतंकवादी घटनाएं हैं जिनकी बदौलत पाकिस्तान के लिए जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने का मौका मिल सके। निश्चित तौर पर पाकिस्तानी हुकूमत को ऐसी चीजों का इंतजार रहता होगा, लेकिन पाकिस्तान की ऐसी हरकतें कोई नई नहीं है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकेरनाग क्षेत्र में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के कर्नल, एक मेजर और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी रैंक के अफसर बुधवार को शहीद हो गए। सेना के मुताबिक 4 अगस्त को कुलगाम जिले के हल्लाड़ वन क्षेत्र के ऊंचाई वाले इलाके में सेना के जवानों पर हमला किया गया था, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए थे। अब विपक्ष ने जवानों की शहादत पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है, तो सरकार ने भी विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया है। ऐसे में आखिर सवाल है कि आखिर जब जम्मू कश्मीर में जवानों की शहादत पर सियासत क्यों? मंथन में आज इसी पर बात करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में बीते कई दिनों से आतंकी मुठभेड़ जारी है। आतंकियों से लोहा लेते हुए सेना के कई अधिकारी शहीद हो गए। जहां एक और भारतीय सेना आतंकियों के साथ लोहा ले रही है, तो वहीं पक्ष के निशाने पर मोदी सरकार आ गई है। कांग्रेस ने जहां इस घटना के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बीजेपी कार्यालय में हो रहे कार्यक्रम पर सवाल उठाते हुए इसे असंवेदनशील बताया, तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए तंज कसा। बता दें कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकेरनाग क्षेत्र में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के एक कर्नल, एक मेजर और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी रैंक के अफसर बुधवार को शहीद हो गए। सेना के मुताबिक 4 अगस्त को कुलगाम जिले के हलाड़ वन क्षेत्र के ऊंचाई वाले इलाके में सेना और जवानों पर हमला किया था। इसमें 3 जवान शहीद हो गए थे। अब विपक्ष ने जवानों की शहादत पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस से लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और उद्धव ठाकरे, शिवसेना से लेकर दूसरे गुटों के नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार रोज चिल्लाती है आतंकवाद खत्म करो, अब मुझे बताओ क्या वाकई खत्म हो गया? शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे गुट सांसद संजय राउत ने कहा कि जिस तरह से आतंकी घटनाएं हो रही हैं, उससे ये साफ होता है कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नहीं है। सबक लेना चाहिए इस गवर्नमेंट को, दिल्ली की गवर्नमेंट को, कि कश्मीर में हालात अभी मामूल पर नहीं आए हैं और ये प्रोपेगेंडा हो रहा है मामूल पर है। यहाँ आकर देखें कि किस कदर यहाँ इंसानी कदरें पामाल हो रही हैं। इनको क्या पता है कि क्यों मारा जा रहा है? ये तो एक इनोसेंट आदमी थे, अपनी ड्यूटी कर रहे थे, और जिसने मारा उसको भी पता नहीं होगा, उसको बंदूक पकड़वा दिया गया है। इनिशिएटिव लेना चाहिए। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है दुनिया का। हिंदुस्तान को कहना चाहिए कि पाकिस्तान हमारा हमसाया है और पाकिस्तानियों को हमारे साथ अमन से रहना चाहिए। बातचीत का दरवाज़ा खुलना चाहिए, सारी घुटन दूर हो जाएगी समाज में। जब तक वो नहीं होता, मासूम लोग मरते रहेंगे। आज भी देखिए, कहीं रजौरी में एनकाउंटर, कहीं और एनकाउंटर रोज होते रहे, और हुकूमत रोज चिल्लाती रहती है कि मिलिटेंसी खत्म हो गई। अब बताइए मुझे, क्या मिलिटेंसी खत्म हो गई? ये खत्म नहीं होगी जब तक कोई रास्ता न ढूंढा जाए जिससे अमन आ सके। लड़ाई से अमन नहीं आता है, बातचीत से अमन आता है। लड़ाई से देख लीजिए आप यूक्रेन का हाल क्या है। मंदिर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फुल बरसा रहे थे, अच्छी बात है। G20 का सक्सेस हम भी चाहते हैं कि ये सक्सेस अगर है, वो मानते हैं, तो फुल बरसाने चाहिए। लेकिन उसी वक्त कश्मीर में टेररिस्ट हमारे जवानों के ऊपर गोलियां बरसा रहे थे। 3 सीनियर अफसर शहीद हो गए, 2 आर्मी के हैं, एक डीएसपी है। एक साथ 3 बड़े अधिकारियों का शहीद होना, ये क्या दर्शाता है कि आज भी जम्मू कश्मीर की हालत ठीक नहीं है।
वहाँ सरकार नहीं है, वहाँ चुनाव नहीं हो रहे हैं, वहाँ के लोग परेशान हैं, सरकार का नियंत्रण नहीं है। जहां एक और विपक्ष की सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जता रही है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में बीजेपी नेता विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया है। मुझे आश्चर्य होता है कि जब ऐसी परिस्थिति देश में होती है, आप लोगों में से कई चैनल ये भी दिखा रहे हैं कि अभी अटैक्स चल रहे हैं, आतंकवादी हमले हो रहे हैं, उस बीच भी कुछ नेता ऐसे हैं जो बयान देते हैं जो देश के विरोध होता है, जिसमें देश का विरोध होता है। कांग्रेस के जाने माने नेता, कांग्रेस के दिग्गज नेता सैफुद्दीन सोज, उन्होंने कश्मीर में इस हमले को लेकर जिस प्रकार का बयान दिया है और कहा है कि हिंदुस्तान को चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ न केवल बात करे अपितु आतंकवादियों के दिमाग के अंदर, आतंकवादियों के मन के अंदर क्या चल रहा है, उन्हें क्या चाहिए, उसे भी समझने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को करना चाहिए। आप सोच के देखिए, ये कांग्रेस की सोच है। बता दें, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद से ही पाकिस्तान के हुक्मरान, वहां की खुफिया एजेंसियां, आईएसआई और आतंकी संगठन बौखलाए हुए हैं। यही नहीं, सीमा पार से घुसपैठ करने वाले आतंकियों के लगातार हो रहे सफाए और जम्मू कश्मीर में शांति और विकास कार्यों से भी आतंकी संगठन परेशान हैं, जिसके चलते घाटी में आतंकी टारगेट किलिंग के साथ माहौल खराब करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर में भारतीय सेना आतंकियों की सफाई के लिए अभियान चला रही है। वहीं देश के अंदर सियासी दलों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। सवाल है कि आखिर शहादत पर सियासत क्यों? सियासी फायदे के लिए आखिर सेना का इस्तेमाल कौन कर रहा है? देश के वीर शहीदों की शहादत को सियासी मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? मुश्किल घड़ी में सेना जवानों का हौसला बढ़ाने की जगह आखिर सियासी बयानबाजी से किसे फायदा होने वाला है? क्या सरकार और सेना दोनों को आतंकियों के खिलाफ अपनी रणनीति फिर से बदलनी होगी? स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर में आतंक पर लगाम कब लगेगी? जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में अचानक से तेजी क्यों हो गई? घाटी में आतंकियों के सफाई से आतंकी संगठन बौखला गए हैं। पाक में घुसपैठ करने वाले इन आतंकियों को पनाह कौन दे रहा है? क्या आतंकियों के स्थानीय स्लीपर सेल एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं? क्या स्लीपर सेल खत्म किए बिना आतंक का खात्मा हो सकता है? क्या आतंकियों के खिलाफ एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है? जवानों की शहादत पर आखिर सियासी बयानबाजी से किसे फायदा होगा? आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमारे सैनिक शहीद हुए और उसके बाद जो जिस तरीके का यहाँ पर बयानबाजियाँ चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं देखिए दर्शाता है हमारी जो भी राजनीतिक लड़ाई है वो अंदरूनी लड़ाई है, और इसका बाहर किस तरीके का मैसेज जाता है इस तरीके के बयानबाजियों का, ये भी हमें समझने की ज़रूरत है। राजनीतिक पार्टियों को भी ये समझने की ज़रूरत है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय पुरी जी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेपी लोहिया जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जावेद मलिक साहब कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूर्व कर्नल अमर सिंह डिफेंस एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कर्नल अमर सिंह जी, सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे ही करूंगी। हमारे जो जवान शहीद हुए हैं, इस तरीके की आतंकी गतिविधियों में कहीं ना कहीं इस बीच काफ़ी तेज़ी देखी गई है, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जम्मू कश्मीर में जो आतंक फैला हुआ है, इस पर लगाम कैसे लगेगी और इन आतंकी गतिविधियों को इतना बढ़ावा कैसे मिल रहा है? असली में ये जो आतंकी हैं, ये बाहर से आते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं, और उसमें पाकिस्तान सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। नहीं तो मैं आपको बताता हूं कि इतना दम किसी में नहीं है कि भारतीय सेना का कोई भी मुकाबला किसी भी रूप में कर सके। नेता का काम तो बयान देना है, ये बयान देते हैं और कुछ भी बोल सकते हैं। इनको ये पता नहीं है कि वहां बॉर्डर के ऊपर क्या हो रहा है और क्या सिचुएशन है। ये सिर्फ अपनी बात कहते हैं, बाकी किसी की नहीं सुनते। मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो कुछ हो रहा है ये बहुत अच्छा हो रहा है, और हमें बहुत सख्ती से निपटना पड़ेगा, और जब तक सख्ती नहीं की जाएगी तब तक इनसे निदान नहीं मिलेगा। आप ऐसा मानते हैं कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है? पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है? स्ट्राइक अगर करना पड़ता है तो उसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे को तैसा नहीं होगा तब तक काम नहीं बनेगा। अगर हमें जरूरत है इस बात की तो
में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, वापस आएंगे अमर सिंह जी आपके पास। जावेद मलिक का रुख करना चाहूंगी मैं। जावेद जी, आखिर सियासत क्यों? हमारे जवान मरे या सैनिक शहीद हुए, तो शहादत पर सियासत किस लिए? हम कभी सियासत नहीं करते शहादत पे। हमेशा शहादत पे अगर सियासत करते हैं तो बीजेपी करती है, भाजपा करती है। इसका 2019 में हमने रूप देखा था। प्रधानमंत्री जी ने तो शहीदों के फोटो लगाकर वोट मांगे थे, और गलवान घाटी में जब 20 जवान हमारे शहीद हुए थे तो प्रधानमंत्री बिल्कुल चुप थे। चाइना का अभी तक चैन नहीं बोला है। पुलवामा हमला हुआ, 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए। प्रधानमंत्री जिम कॉर्बेट पार्क में डिस्कवरी चैनल के लिए शूटिंग कर रहे थे। अभी 2 महीने पहले 10 जवान और जम्मू कश्मीर में शहीद हुए थे, तब भी प्रधानमंत्री कर्नाटक चुनाव में प्रचार कर रहे थे। अब 3 जवान हमारे शहीद हुए, एक कर्नल है, एक मेजर है, एक डीएसपी है जम्मू कश्मीर के, वो शहीद हुए। तो प्रधानमंत्री के ऊपर भाजपा के कार्यकर्ता फूलों की वर्षा कर रहे थे, और आज वो प्रचार कर रहे थे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। तो ये तो सवाल सरकार से पूछा जाएगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा था धारा 370 हटा दी, आतंकवाद खत्म हो गया, नोटबंदी हटा दी, हमने सारा आतंकवाद खत्म कर दिया। और यही नहीं, दूसरी तरफ आप दूसरा जगह देख लीजिए, मणिपुर 5172 केस आगजनी के केस हुए, 175 लोग हमारे वहां पे मारे गए हैं, और 254 चर्च जलाए गए हैं, और 132 टेम्पल जलाए गए हैं, मंदिर को तोड़ा गया है। तो ये तो डबल इंजन की सरकार है। जहां जहां इनकी सरकार है वहीं नफरत फैल रही है, वहीं हिंसा हो रही है। और मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह है मणिपुर के, वो क्या कहते हैं कि यहाँ पे आतंकवाद का साया हो गया है। और वहीं सीडीएस जो है सेना के प्रमुख, वो कहते हैं यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, आर्मी जो है स्टेट राज्य सरकार को असिस्ट कर रही है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में। तो ये सरकार को जवाब देना पड़ेगा, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है हमारे देश में। हमारे जवान निरंतर शहीद हो रहे हैं और सरकार से कोई सवाल भी ना पूछे। कब तक ना पूछे सवाल? तो जिम्मेदार कौन है? आपको 9 साल हो गए, कब तक आप दूसरों पे दोष देते रहोगे? आपको सवालों का जवाब देना पड़ेगा। देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी की क्यों प्रचार कर रहे थे। वहां पे माताएं बहनें सब रो रही थी, बच्चे रो रहे थे हमारे जवानों के जो शहीद हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो प्रचार सेवक है, प्रचार ही काम करते हैं भाजपा का। प्रधानमंत्री का तो कोई काम किया नहीं उन्होंने 9 सालों में। तो जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा, और विपक्ष का काम होता है सवाल पूछना। हाँ, लेकिन सवालों का दायरा होना चाहिए, सवालों के तौर तरीके सही होने चाहिए, भाषा सही होनी चाहिए। लेकिन सवाल तो हम पूछेंगे, लोकतंत्र है ये। अभी हमारा देश डिक्टेटरशिप नहीं हुआ है। ठीक है, जेपी लोहिया जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, जावेद मलिक जी कह रहे हैं हमारा काम है सवाल पूछना, तो आखिर फिर आप क्यों सियासत कर रहे हैं इस पर? देखिए, मेरे परिवार के 4 महान योद्धा शहीद हुए हैं। मैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं ही क्या, मेरा पूरा देश मेरे उन महान योद्धाओं के परिवार के साथ खड़ा है। निश्चित तौर पर आज जो विषय है, और आज पूरा देश गमगीन है, मैं इस बात को मानता हूं। बहुत ही दुखद घटना आज देश के साथ बीती है। निश्चित तौर पर मैं इतना कहना चाहूंगा कि आज के दिन और उन वीर योद्धाओं की शहादत पर मुझे ऐसा लगता है कि ओछी राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, क्योंकि ये देश का मामला है। ये किसी राजनीतिक पार्टी का मामला नहीं है, ये समूचे देश का मामला है। और समूचे देश का एक परिवार है, समूचे देश के परिवार में से हमारे 4 योद्धा शहीद हुए। निश्चित तौर पर मैं इतना कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी हो या अन्य और भी कोई भी पार्टी हो, फारूक अब्दुल्ला साहब ने ये बात रखी, मुझे बहुत दुख होता है जब ये वीर शहीदों की शहादत पर इतनी ओछी राजनीति करते हैं। और क्या आज से पहले क्या कितने हमले, देश के ऊपर आतंकवादी हमले हुए थे कांग्रेस राज में, अगर उन बातों पर जाएं तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन मैं अपनी तरफ से कहता हूं कि आज के दिन राजनीति करने का बिल्कुल दिन नहीं है, और ये बेहद दुखद दिन है। मैं इसकी जितनी भी निंदा उस पाकिस्तान, कायर पाकिस्तान की करूं तो मुझे लगता है कि वो कम है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये जो पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की है, मैं निश्चित तौर पर ये कहना चाहता हूं कि उसको उसका करारा जवाब मिलेगा। और वो जो पाकिस्तान जो कर रहा है भारत के अंदर, अपने इन नापाक लोगों को भेजकर भारत की शांति, भारत की अखंडता को जो डाइवर्ट करना चाहता है, जो उनको मिसलीड करना चाहता है, वो अपने मंसूबे में बिल्कुल सफल नहीं होंगे। आप देखिए, जब से 370 धारा आती है उसके बाद शांति और किस प्रकार से चैन जम्मू कश्मीर के अंदर आया है,
निश्चित तौर पर घटनाएं हुई है, मैं मानता हूं घटनाएं हुई है, और ये आज का बोया हुआ बीज नहीं है, ये बीज बोया हुआ बहुत पुराना है, इसको काटने में समय लग रहा है, और एक दिन ऐसा आएगा कि पाकिस्तान अपने पैरों से, पाकिस्तान अपाइज होकर बैठेगा, और ये वो भूल ये नहीं करेगा, ये हिम्मत नहीं करेगा कि भारत के अंदर ऐसे नापाक लोगों को भेजे और भारत की शांति को, भारत की अखंडता को खराब करने का काम नहीं कर सकता, और ये सोच भी नहीं सकता पाकिस्तान। ऐसा समय आने वाला है। चलिए ठीक है, राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं विजय पुरी जी। विजय जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए एक और जहां हमारे 4 जवान शहीद हो जाते हैं और उसके दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि बयानबाजियां शुरू हो जाती हैं, चाहे वो विपक्षी पार्टियों की तरफ से हो, उसके बाद फिर जो सत्ताधारी पक्ष है उनकी तरफ से इस पर रिएक्शन आने शुरू हो जाते हैं। आखिर अब क्या शहीदों पर भी सियासत शुरू हो जाएगी? इस तरीके का माहौल, क्या मैसेज हम दे रहे हैं, क्या हम पाकिस्तान को मैसेज देना चाहते हैं? आज के विषय के 2 पहलू हैं। पहला पहलू राजनीतिक है, दूसरा आतंकवाद से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। ये दुर्भाग्य है कि राजनीति, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे वो भाजपा रही हो, चाहे वो किसी भी अन्य दल के नेता रहे हो, वो हमेशा अपनी राजनीति बनाने के लिए उनका मकसद है राजनीति से सत्ता हासिल करना। उसको सत्ता को हासिल करने के लिए वो जनता हो या देश की सेना हो, उनके हौसलों को हमेशा पस्त करते रहे हैं। उन्होंने देश के हित को कभी भी सर्वोपरि नहीं माना है। मैं इसका आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अमेरिका में जब आतंकवादी हमला हुआ, उस समय 2 विमान जो थे वो उन्होंने क्रैश कर दिया था टावर्स को, लेकिन तीसरा विमान हवा में उड़ रहा था। उस विमान का क्या हुआ, कहाँ गया, आज तक किसी को पता नहीं। ना अमेरिका का मीडिया बोला, ना ही अमेरिका का कोई राजनेता बोला। इसका मतलब ये था, हम जो मानते हैं, राजनेता ये कहते हैं कि वो विमान जो है वो अमेरिकी सेना ने उड़ा दिया था, इससे पहले वो तीसरा हमला कर पाता। ऐसी परिस्थितियां भारत में नहीं है। भारत में एक सुई बराबर भी अवसर मिलता है राजनेता को, तो वो शोर मचाकर अपनी राजनीति बनाने का प्रयास करता है। अभी मैं मुझसे पहले दोनों प्रवक्ता बोल रहे थे, भाजपा के थे और कांग्रेस के भी थे। कांग्रेस के जमाने की बात करते हैं, वहां उस समय भी हमले हुआ करते थे। कश्मीर उस समय भी आतंकवाद से ग्रसित था, पंजाब भी खालिस्तान आतंकियों से ग्रसित था। उस समय भाजपा मुखर होकर तमाम सीमाओं को लांघती हुई भाजपा पर आक्रमण करती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विपक्ष में रहते हुए मुझे ये शब्द याद है कि 56 इंच का सीना। कमेंट किस पर था? भाजपा, कांग्रेस पर था कि कांग्रेस आतंकवाद पर काबू नहीं कर पाई है, हम करेंगे। आतंकवाद आज भी हावी है, पुलवामा भी हो गया, आज भी 4 लोग मारे गए हैं, शहीद हुए हैं। हर आए दिन लगातार शहीद हो रहे हैं। मैं तो हिमाचल से आता हूँ, तो हिमाचल की वीरों की धरती है, और हर रोज, हर दूसरे दिन एक पार्थिव देह हिमाचल में आती है जिसने सीमा पर रहते हुए अपनी शहादत दी है। तो आज भी है, और आज कांग्रेस वही बात दोहरा रही है। मुझे लगता है कि देश में कहीं ना कहीं यह सीमा तय करनी होगी कि किन विषयों पर राजनेताओं को अपनी बयानबाजी से दूर रहना चाहिए, कम से कम देश हित में। और ऐसा ही मीडिया के ऊपर भी लागू होना चाहिए कि मीडिया भी किन विषयों पर खामोश रहे। अब आइए दूसरे पहलू पर आते हैं हम, आतंकवाद पर। आतंक पर देखिए, 370 हटने के बाद कश्मीर से आतंकवाद जो है वो लगातार बीते कुछ दिनों से हावी होने का प्रयास कर रहा है। कारण ये कि 370 से जो दावे किए जा रहे हैं कि वहां की प्रशासनिक स्थिति में सुधार हुआ है, वहां आतंकवाद पर काबू पाया जा रहा है, उससे आतंकवादी बौखला गए हैं। आतंकवादी ही नहीं, उनके आका जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं वो बौखला गए हैं। और दूसरा, पंजाब में पाकिस्तान में इस समय हालात ये है कि वहां दाने दाने को मोहताज हो रखी है जनता। वहां अरबों रुपए के ऋण देने हैं, उनको कर्जा कहीं से नहीं मिल रहा है।
जनता में त्राही त्राही मची हुई है। जनता का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान का यह प्रयास होगा कि वो भारत पर किसी न किसी तरह से भारत में अस्थिरता पर फैलाने का प्रयास करे, और वो ऐसा कर रहा है ताकि वहां की जनता का ध्यान भटकाया जा सके। जिस तरह से बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह हो रहा है, वो उसे देखते हुए भी पाकिस्तान सरकार जो है या पाकिस्तान में ISI जो है, पाकिस्तान की सेना जो है, वो भारत में इस प्रकार की आतंकी वारदातें करवा सकती है, करवा रही है, और आने वाले भविष्य में ये समय में ये वारदातें और बढ़ सकती है। जी बिल्कुल। वापस आएंगे आपके पास, और हम यहाँ पर पूर्व कर्नल अमर सिंह जी का रुख करना चाहेंगे। पूर्व कर्नल जी, देखिए, आप चूंकि पूर्व कर्नल रह चुके हैं और आपको इस बात का ज़्यादा अंदाज़ा है कि स्लीपर सेल जो है वो एक्टिव हुए हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि वो स्लीपर सेल एक्टिव होने की वजह से आतंकवाद को और ज़्यादा मजबूती मिल रही है। क्या स्लीपर सेल को बिना खत्म किए आतंकवाद पर काबू पाया जा सकता है? इन आतंकवादियों को मिटाने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। सेना अपना कार्य कर रही है और करती रहेगी। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि मेरा भी एक बेटा शहीद हुआ था कारगिल ऑपरेशंस के अंदर। तो उस परिवार से पूछिए जिस परिवार के ऐसी घटनाएं होती हैं और जो गुजरता है। ये जो बयान दे रहे हैं लोग, मैं इन लोगों के बयानों से सहमत नहीं हूं। जब तक हम स्ट्रांग नहीं होंगे, एक नहीं होंगे, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय सेना दुनिया की सेनाओं में से एक ऐसी सेना है जिसका कोई भी मुकाबला किसी भी रूप में नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, सबसे प्रार्थना करूंगा कि जो भी हो सब मिलकर के, एक होकर के, और इस समस्या का समाधान निकालें। सेना अपना काम कर रही है और करती रहेगी। हमारी सेना के ऊपर किसी किस्म का कोई भी शक और संदेह नहीं किया जा सकता। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। और JP लोहिया जी, देखिए, यहाँ पर पूर्व कर्नल साहब ने जो बात कही कि एकजुटता का संदेश देने की ज़रूरत है, एकजुट होना पड़ेगा, इस अनर्गल बयानबाजियों से बचना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे हम दूसरे देशों को भी एक गलत मैसेज दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये अंदरूनी हमारी जो लड़ाई है वो निकल कर सामने आ रही है, और ऐसा लगता है कि इन पर बयानबाजी तो कम से कम नहीं करनी चाहिए। मैंने ये भी विपक्षी दलों के मुंह से कई बार सुना है कि जब भी चुनाव नज़दीक होते हैं तो आतंकी गतिविधियां तेज हो जाती हैं। इसका जवाब मैं जावेद मलिक जी आपसे भी लूंगी। JP लोहिया जी, देखिए, अभी कर्नल अमर सिंह जी ने जो बात रखी है, मैं उनकी इस बात का समर्थन करता हूँ, और मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे भी परिवार में, मेरे भी रिश्तेदारी में आर्मी में लोग हैं और वो देश की सेवा करते हैं। निश्चित तौर पर एक इंसान वही इंसान दुख को समझ सकता है जो इस चीज को बहुत नजदीक से देखता हो। आपको याद होगा, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमें एक होना पड़ेगा, लेकिन एक होंगे कैसे, यही तो सोचने का विषय है। जब देश की पार्टियां देश की सेना के ऊपर, देश की सेना के अध्यक्ष के ऊपर गलत गलत टिप्पणियां करती हैं, जब देश की कुछ पार्टियां इस बात को लेकर खड़ी होती हैं कि देखिए, अभी विजय पुरी जी ने खुद इस बात को कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो बीजेपी भी वही काम कर रही थी, तो अगर आज कांग्रेस को मौका मिला है तो कांग्रेस आपसे वही सवाल पूछ रही है। मैं आ रहा हूं उसी बात को। मान लिया, मैंने विजय जी की बात को भी मान लिया एक बार के लिए, अगर भाजपा उस समय मुखर होती थी तो कांग्रेस ने क्या सीखा? क्या कांग्रेस ने सिर्फ यही सीखा है कि सेना के अध्यक्ष को किस प्रकार की, मैं उस भाषा का यहाँ पर उपयोग कर भी नहीं सकता क्योंकि हम सांस्कृतिक पार्टी के लोग हैं और पूरा देश जानता है कांग्रेस के नेताओं ने किस प्रकार से सेना के ऊपर, सेना के जवानों के ऊपर अभद्र टिप्पणियां की हैं। ये किसी से छिपा नहीं, लेकिन मेरा सवाल वो है ही, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, निश्चित तौर पर भारत के अंदर से ये आतंकवाद पूर्ण रूप से खत्म होना चाहिए। और मैं ये आश्वस्त भी करता हूं कि आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और इसमें घटनाएं हुई हैं, इससे मैं कभी डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो घटनाएं हुई है उनकी पूर्ति हम कर भी नहीं सकते, उस परिवार की पूर्ति हम कर भी नहीं सकते,
क्योंकि जिस परिवार से जवान जाता है वो परिवार उसकी कीमत समझता है। हम लोग बैठ करके यहीं पर 2 मिनट बैठ करके हम लोग श्रद्धांजलि देने की बात तो कर ले, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि उस सैनिक परिवार के घर जाकर के देखें वो सैनिक सैनिक का घर परिवार किस प्रकार से चल रहा है? बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा, अपने मित्र दूसरी पार्टियों के साथियों से भी मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि कम से कम देश की उन वीर योद्धाओं की शहादत पर राजनीति ना करें। राजनीति करने के पास आपके पास बहुत मुद्दे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं एक बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के युवराज विदेश में जाकर के किस प्रकार से देश की लोकतंत्र को खतरे में खत्म होने की बात करते हैं। अब्दुल्ला साहब किस प्रकार से पाकिस्तान से बात करने की बात करते हैं। महबूबा मुफ्ती जी किस प्रकार से, अरे आप किसकी वकालत कर रहे हैं? आप अपने देश की कमजोरी दूसरे देश के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। आपको डट कर कहना चाहिए। मैं वापस आऊंगी इसका जवाब जावेद मलिक जी, मैं आपसे लूंगी। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। और मंथन में आज हम बात कर रहे हैं शहादत पर सियासत क्यों। जम्मू कश्मीर में आखिर आतंक पर लगाम कब लगेगी? जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में अचानक तेजी क्यों देखी गई? घाटी में आतंकियों की सफाई से आतंकी संगठन बौखला गए हैं। पाक से घुसपैठ करने वाले इन आतंकियों को कौन पनाह दे रहा है? आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं जावेद मलिक जी का रुख करना चाहूंगी। जावेद मलिक जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, यहाँ पर एकजुटता की बात जो है वो कही जा रही है। हालांकि जेपी लोहिया जी इस बात को भी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी उस तरीके से सवाल पूछी तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब उससे क्या आपने सीख ली है, क्या अब भी उसी तरीके से क्या देश को बदनाम करने की कोशिश की जाएगी? अगर हम बदनाम कर रहे तो क्या पहले आप बदनाम कर रहे थे? सवाल ये है। लेकिन ये भूल गए, कांग्रेस को प्रवचन दे रहे हैं मेरे भाजपा के साथी, लेकिन ये भूल गए जो आज के प्रधानमंत्री हैं, पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और जब बंबई में हमला हो रहा था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच गए थे आतंकवाद पर, बीच आतंकवाद के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच गए थे। यहाँ पे तो मैंने मान लिया, बहुत अच्छा इन्होंने भाषण दिया कि पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान को हम ये कर देंगे। बिल्कुल करिए, और हमारी सेना पूरी सक्षम है हर चीज का जवाब देने के लिए, हर लोहा लेने के लिए। लेकिन मणिपुर भी तो आपके अंदर में डबल इंजन की सरकार है। वहां क्यों 132 मंदिरों को तोड़ दिया गया और 254 चर्च को जला दिया गया? 3 महीने से वहां पे इंटरनेट बंद है, 175 लोगों की मौतें हो गई वहां पे कौन जिम्मेदार है? क्या वहां पे भी पाकिस्तान है? ये इनकी विफलता है। ये हमेशा अपनी कमियों को दूसरे ऊपर डालते हैं और ये भूल जाते हैं कि सरकार में ये है, सवाल इनसे पूछा जाएगा। यही तो दावा करते थे कि हमने जम्मू कश्मीर से आतंकवाद खत्म कर दिया, यही तो दावा कर रहे थे। हम तो दावा नहीं कर रहे थे, ये कह रहे थे तो वहां पत्थर भी नहीं चल रहा, आज गोलियां चल रही हैं, बम चल रहे हैं। कौन जिम्मेदार है? और दूसरा उदाहरण और मैं दूंगा, ये आतंकवाद पे बहुत भाषण दे रहे हैं कि आतंकवाद पुलवामा घटना हुई, उसका मुख्य आरोपी पकड़ा गया था डीएसपी देवेंद्र सिंह, उसकी एनआईए ने चार्जशीट फाइल नहीं किया और उसकी बेल हो जाती है। कितने गिरफ्तार हुए बताइए पुलवामा हमले में? बता दीजिए मुझे कितने गिरफ्तार हुए, क्या जांच पहुंची? एनआईए चार्जशीट फाइल नहीं करती और उसकी बेल हो जाती है। देखिए, वाह 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 वाह। ये आतंकवाद के, अगर आप आतंकवाद को मिटाने में बिल्कुल वचनबद्ध होते तो आप उसकी बेल नहीं होने देते। और 10-20 लोग जो भी इसमें इन्वॉल्व थे, चाहे वो आउटसाइड बॉर्डर थे या इनसाइड बॉर्डर थे, उनको अरेस्ट करना चाहिए था, कार्रवाई होनी चाहिए थी, अब तक उनको सजा मिल जानी चाहिए थी। लेकिन क्यों ऐसा हुआ कि बेल मिल गई देवेंद्र सिंह को? एनआईए तो केंद्र सरकार। चलिए जेपी लोहिया जी जवाब दीजिए, उसके बाद मैं विजयपुरी जी आपके पास आती हूँ। मुझे नहीं पता मेरे कांग्रेस के मित्र लोग कब से मणिपुर की बात से बाहर निकलेंगे। आज क्यों मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है? अरे मेरे भाई सुन लीजिए, वो आपने मतलब आज हम किस मुद्दे पे बैठे हैं? आज एक आतंकवाद पे बात कर रहे हैं ना, तो देश में एक राज्य जल रहा है। आप उस परिवार पे जाकर, उस परिवार के घर में जाकर के देखिए आज क्या मातम छा रहा है। वो आप देखिए, वो आपको देखना है। आप प्रचार कर रहे हो, प्रधानमंत्री फूलों की वर्षा में नहा रहे हैं, फूलों में आपके प्रधानमंत्री नहा रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप सरकार में हो, हम सरकार में नहीं है। आप कार्यालय में जाकर फूलों की वर्षा करा रहे हो, आपको उनके घर में जाना चाहिए था, पूछना चाहिए था क्यों हो रहा है। आप दावा करते हो कि हमने आतंकवाद छिपा लिया। आपको प्रचार रोकना चाहिए था, नहीं रोकना चाहिए था। प्रधानमंत्री तो शूटिंग कर रहे थे जब पुलवामा हमला हुआ था, आप हमें प्रवचन दे रहे हो। सड़क पर आप कर रहे हैं, कम से कम आज तो देश को एकजुटता का पैगाम दीजिए। हम एकजुट हैं, आप ही देश को तोड़ रहे हो। मणिपुर उसका उदाहरण है। अभी आप कांग्रेस पार्टी कभी देश का समर्थन नहीं करती है,
कभी देश को कांग्रेस हम पार्टी नहीं ने- बनाया, आप तो बेच के खा रहे हो देश को। देश का समर्थन हम ही करते हैं, हमने देश को बनाया। आज जो संसाधन आप बेच रहे हो वो हमने बनाए थे। जब आप दोनों एक डिबेट शो में एकजुटता का संदेश नहीं दे सकते तो फिर बाहर हम क्या मैसेज दे रहे हैं? ठीक है, जेपी लोहिया जी और जावेद मलिक जी, रुकिएगा जरा। विजयपुरी जी, देखा आपने, यहाँ पर जब एक डिबेट शो में हम एक नहीं हो सकते तो कैसे हम एकजुटता की बात भी कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि देखिए, जिस तरीके से हम यहाँ शहादत को लेकर बातचीत कर रहे हैं तो सबके अपने अपने तर्क हैं। बीजेपी के पास अपने तर्क हैं, कांग्रेस के पास अपने तर्क हैं, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? इस पर एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। रुकिएगा जेपी लोहिया जी, आऊंगी मैं। देखिए, मैं जो कहना चाह रहा था, मैंने पहले भी कहा कि राजनीति का मकसद ये है कि किसी भी स्थिति में सत्ता प्राप्त करना, और सत्ता प्राप्त करने के लिए राजनेता किसी भी प्रकार से किसी भी नेता पर ओछे आरोप लगाने से कोई गुरेज नहीं करते हैं। वो चाहे देश हित का मुद्दा ही क्यों ना हो, वो सेना से जुड़ा हुआ ही मुद्दा क्यों ना हो, राजनेता कभी सीख लेने की कोशिश नहीं करते। हाँ, उपदेश देने की कोशिश जरूर करते हैं। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस को आरोप लगाने से गुरेज करना चाहिए देश हित के मुद्दों पर। कांग्रेस भी यही बात कह रही है, लेकिन दोनों ही दल, दोनों क्या, कोई तीसरा दल भी हो तो वो भी यही बात दोहराता है। अभी कोई विपक्षी दल के ही नेता, आपने विजय जी आपने सुना होगा उनका बयान, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से जाके हमें बातचीत करनी चाहिए, पाकिस्तान से हमें पूछना चाहिए, उनकी मंशा को समझने की कोशिश करनी चाहिए, पाकिस्तान को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब भारत क्या पाकिस्तान को समझेगा? पाकिस्तान को हम 1948 से देख रहे हैं, पाकिस्तान को कई बार देखा है, कई बार समझा है। प्रधानमंत्री बिन बुलाए लाहौर भी चले गए। आडवाणी जी ने, वाजपेयी ने वहां के लिए, लाहौर के लिए बस सेवा शुरू करी। भारत ने हर संभव प्रयास किए हैं कि पाकिस्तान को समझाया जा सके, पाकिस्तान से दोस्ताना व्यवहार किया जा सके, लेकिन ये पाकिस्तान की मजबूरी है। पाकिस्तान भारत के दोस्ताना व्यवहार के सामने पेश नहीं हो सकता। उसका कारण यह है कि पाकिस्तान कभी भी राजनीतिक तौर पर स्थिर नहीं रहा। पाकिस्तान अगर राजनीतिक तौर पर स्थिर होता तो वहां सेना हावी नहीं होती, सेना हावी नहीं होती तो वो आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देती। आज परिस्थितियां यह है कि पाकिस्तान जो है उसमें हमेशा सेना हावी रही है। पाकिस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री आज तक अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। यदि राजनीतिक स्थिरता होती तो वहां हमेशा चुनी हुई सरकारें अपना कार्यकाल पूरा करती। आज वहां सेना का रूल है। सेना कभी ये नहीं चाहती है कि पाकिस्तान में शांति बरकरार रहे, भारत के साथ टकराव समाप्त हो जाए, क्योंकि करोड़ों रुपए की, करोड़ों नहीं अरबों रुपए के हथियारों की डील होती है। इसको समझना होगा कि यदि ये आतंकवाद ना हो, आतंकवाद के नाम पर कितना पैसा बहाया जाता है वो सेना के माध्यम से जाता है। वो आतंकवाद पर जितना जाता है उतना ही वहां के सैनिकों के घर में भी जा रहा, वहां के जो सेनापति हैं, वहां के जो बड़े अफसर हैं, उनके घरों में भी जा रहा है। वो पैसा राजनेताओं के पास भी जा रहा है। ये तो उनका सारा संसाधन ही समाप्त हो जाएंगे अगर पाकिस्तान इससे दूर हो गया। इसलिए पाकिस्तान से बात करने का कोई फायदा नहीं। पाकिस्तान अपनी मौत खुद मर रहा है। आने वाले समय में एक स्टेटमेंट पे और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भी एक मैसेज बहुत तेजी से सर्कुलेट होता है जब भी इस तरीके के आतंकी हमले होते हैं। उसमें सर्कुलेट ये किया जाता है कि जब भी देश में चुनाव होते हैं उस वक्त आतंकी घटनाएं तेज हो जाती, और इसको सीधे सीधे बीजेपी से जोड़ के देखा जाता है। लेकिन इस तरीके की बयानबाजियां करना, मुझे लगता है कि ये हम देश में किस तरीके का माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं। पुलवामा जब हुआ था तो ये संदेश जरूर गया था कि चुनाव समीप थे और चुनावों के समय पुलवामा करवाया गया, ऐसा आरोप कांग्रेस ने भी लगाया, अनेकों राजनीतिक दल भी लगाते रहे हैं। और ये भारत के नागरिक भी, भारत के आबादी भी, अधिकांश लोग भी ऐसा आरोप लगाते रहे हैं कि ऐसा हुआ है, ऐसा होता है। तो ऐसे ही आज भी ये कहा जा रहा है कि अगर चुनावों से पहले आतंकवाद पर आतंकी हमले हो रहे हैं
और भारत कोई बड़ा कदम उठाती है या भारत सरकार कोई कड़ा कदम उठाती है तो सर्जिकल स्ट्राइक जैसा, तो उसे फिर पुलवामा की तरह ही, और वो भी चुनावों के दौरान नहीं हुआ था और ये भी ऐसे चुनावों के समय ही ऐसा होने जा रहा है। तो अगर ऐसा हुआ तो इसको फिर चुनावों के साथ जोड़ा जा सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये एक सोची समझी साजिश या सोची समझी बात है, सोची समझी चाल है, राजनीतिक चाल कही जा सकती है। ये सोची समझी नहीं हो सकती, ये सौभाग्य भी हो सकता है कि जब जब चुनाव समीप होते हैं पाकिस्तान के आतंकी भी हमला कर सकते हैं। उसका जवाब भारतीय सेना को देना है, उसका जवाब भारतीय सरकार को भी देना है। राजनीतिक तौर पर उसका लाभ किसे मिलता है ये तो देखने वाली बात है, लेकिन जब जब हमला होगा भारत सरकार, भारत की सेना जवाब जरूर देगी। जवाब देना भी चाहिए। चुनावों के ये नहीं सोचा जाना चाहिए कि इससे कोई गलत संदेश जाएगा। संदेश यही देना चाहिए कि पाकिस्तान अगर हमारी तरफ आंख उठाएगा तो हम उनकी आंख फोड़ने की ताकत रखते हैं, और ऐसे ही संदेश राजनेताओं को एकजुटता के साथ देने होंगे। लेकिन उसके लिए जैसा मैं कह रहा हूं, हमेशा अभी भी हम डिबेट में देख रहे थे, दोनों ही नेता इस बात से तो सहमत है कि देश हित के मुद्दों पर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये स्वयं उलझ गए, आरोप प्रत्यारोप पर उतर गए। अरे बीते में जो हुआ उसे भूल जाइए। आने वाले समय में आवश्यकता इस बात की है कि किसी न किसी तरह से कोई कानून बनाया जाए कि देश हित के मुद्दों पर अगर कोई राजनीतिक तौर पर बयानबाजी दी जाती है तो वो गलत होगी, वो देशद्रोह भी हो सकता है। तो ऐसे सख्त कानून बनाने होंगे, तब देश हित के मुद्दों पर सभी राजनेता एकजुटता के साथ आगे आएंगे और दुनिया भर को अपनी ताकत का परिचय देंगे। बिल्कुल। अमर सिंह जी, इस पर ही आपका भी रिएक्शन चाहूंगी, इसके बाद जेपी लोहिया जी आपके पास आती हूँ मैं। कि ये जो माना जाता है कि ये जो आतंकी गतिविधियां तेजी होने लगती है ये सिर्फ चुनाव को देखते हुए होती है, और मुझे लगता है ये भी काफ़ी शर्मनाक है, क्योंकि एक और जहां हमारे कई ऐसे परिवार के लोग होते हैं जो शहीद हो जाते हैं, और उनको लेकर इस तरीके की राजनीति करना कि ये महज एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इस तरीके की गतिविधियां हो जाती हैं। मैं इस संदर्भ में केवल यही कहना चाहूंगा कि हमें नेताओं को, कांग्रेस को या बीजेपी को बीच में नहीं लाना चाहिए। हमको एकजुट रहना चाहिए, और एकजुट रह करके ही हम सब समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। सेना का कार्य है, सेना को करने दें, उनके काम में किसी किस्म का हस्तक्षेप ना करें। अगर वहां हस्तक्षेप करना शुरू करेंगे तो ये देश के हर क्षेत्र में जो है गड़बड़ होगी। मेरा यही कहना है कि सब मिलकर रहें, एक रहें और सब एक दूसरे का सहयोग करें। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। जेपी लोहिया जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। कर्नल अमर सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही है, और बिल्कुल मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप इसको शहादत से या सेना के साथ या आतंकवाद के साथ बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं। अभी मेरे बहुत वरिष्ठ राजनीतिक विशेषज्ञ जिन्होंने अपनी बातों को रखा, उन्होंने कांग्रेस का बचाव ज्यादा करने का प्रयास किया, और उन्हें उनकी बातों से मुझे जो लगा कि इतिहास में ना जाके देखा जाए, वर्तमान में। मैं आपको यह आश्वस्त करता हूं, वर्तमान की सेना भी आज विश्व की सबसे मजबूत सेना है, और वर्तमान की सरकार भी आज बहुत मजबूत सरकार है। देखिए, पहले भी घटनाएं होती थी, और आतंकवाद घटनाएं किस प्रकार से पत्थरबाजी होती थी, किस प्रकार से हमारे सैनिकों को गाड़ियों से बांधकर उनके ऊपर पत्थर फेंके जाते थे, तो ये सारा देश ने देखा है। निश्चित तौर पर मैं इतना मानता हूं कि आज आतंकवाद में कश्मीर के अंदर बहुत हद तक कमी आई है, घटना हुई है, हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, मैं इसे मना नहीं कर रहा, लेकिन पहले की तुलना में आज जो घटनाएं हो रही हैं उनमें बहुत अंतराल, बहुत घटनाएं। जावेद मलिक जी, जवाब चाहूंगी मैं। जी बिल्कुल सहमत नहीं हूं मैं भाजपा प्रवक्ता से। वो कह रहे हैं कि वर्तमान सेना जो है बहुत मजबूत है, वो पहले से ही मजबूत है, अभी आपने कुछ नहीं किया है। देश के सामने
रुकेगा होकर पाकिस्तान की वकालत जेपी करते लोहिया हैं जी, जेपी लोहिया जी या रुकिए जरा। पाकिस्तान से बात करने की वकालत करते हैं। जी मैं जवाब दे दूं। जी पाकिस्तान से वकालत करने की कोई बात नहीं करता है। प्रधानमंत्री तो खुद स्वयं वहां खीर खाने चले गए थे नवाज शरीफ के बेटे की शादी में, तो वो मत बताइए आप। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, भारतीय सेना अब से मजबूत नहीं है, पहले से ही मजबूत है। आपको याद होगा कि पूरी दुनिया का जो भूगोल बदला था वो भारतीय सेना नहीं बदला था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और पाकिस्तान के 90,000 से सैनिकों को बंदी बना लिया था भारतीय सेना ने। आपने क्या किया? 1.5 लाख पद खाली पड़े हैं सेना में और आप कह रहे हो हम सेना को मजबूत कर रहे हैं। अग्निवीर जैसी योजना आप लेके आए हो जिससे हमारी सेना को रात दिन नुकसान हो रहा है। आप नियुक्तियां करिए और मजबूत करिए। आपने कितनी बटालियन नहीं बनाई 9 सालों में, कितनी नियुक्तियां करी सेना में, बता दीजिए मुझे। आप तो और भर्ती कम कर दिए, 1.5 लाख पद खाली पड़े, आप तो सेना को कमजोर करने का काम कर रहे हो। हम तो आपसे कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना हटाइए, जितनी नियुक्तियां खाली पड़ी 1.5 लाख 2.25 लाख सब भरिए। हमारी सेना दुनिया की विश्व की सबसे ताकतवर सेना है, ये हमें गर्व है, हमें पता है, सब भारतीयों को पता है। लेकिन आपने भर्तियां ही बंद कर दी है, आप तो नियुक्तियां ही नहीं कर रहे हो, रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा सेना में। आप तो 4,000 सैनिक भर रहे हो अग्निवीर लाके। जो युवा है हिमाचल के, उत्तराखंड के, उनसे जाके पूछिए कितने लोग युवा सेना में सब आज रो रहे हैं। वो कह रहे हैं नियुक्तियां करिए, नियुक्तियां आप कर नहीं रहे हो और आप बार बार सेना की दुहाई दे रहे हो और आप कहते हो कि उस पे शहादत पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री जी को समझाइए जो पोस्टर लगा के शहीदों का वोट मांगते हैं, हमें मत समझाइए। ठीक है, जेपी लोहिया जी जवाब देना चाहते हैं? जेपी लोहिया जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? वो मुझे सुनाएंगे। जेपी लोहिया जी सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, जेपी लोहिया जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनकी आवाज को प्लीज फिक्स करिएगा। कर्नल साहब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, ये जो स्लीपर सेल एक्टिव है, क्या इसको लेकर कहीं पर इनका डेटा कलेक्ट नहीं होता? क्या ये कैसे एक्टिव हो रहे हैं, इनको लेकर क्या जांच पड़ताल नहीं होती है? कहाँ है? अमर सिंह जी सुन पा रहे हैं? जी, ये जो स्लीपर सेल एक्टिव होते हैं इनको लेकर क्या किसी तरीके का कोई डेटा नहीं कलेक्ट किया जाता है? ये एक्टिव हो रहे हैं या ये कहाँ से आ रहे हैं, क्या इनको लेकर किसी तरीके का हमारे पास डेटा नहीं होता है? देखो ये तो आते रहेंगे, इनको मारना हमारा काम है, इनको खत्म करना हमारा काम है और हमारी सेना सक्षम है। सेना को सेना का काम करने दें, उनके कामों में दखल ना दें, यही आप लोगों से मेरी गुजारिश भी है। ठीक है विजयपुरी जी, देखिए बार बार अमर सिंह जी एक ही बात कह रहे हैं, चूंकि वो पूर्व कर्नल भी रहे हैं, वो इस बात को बखूबी समझते भी हैं और वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हमारी सेना सक्षम है, बशर्ते हमें उनको उतनी आज़ादी देनी होगी। साथ ही साथ ये जो अनर्गल बयानबाजियां हैं ये ना करके उनका उत्साहवर्धन करना होगा। देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी सेना सक्षम है, इसमें कोई शंका वाली बात है भी नहीं। और दूसरी बात, आतंकवाद का मामला हो या सीमाओं की रक्षा करने की बात हो, वहां पर कभी भी किसी सरकार ने किसी प्रकार से हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं करा। वहां सीधे तौर पर वहां कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। सेना अपना काम कर रही है, सेना को आतंकवाद से निपटने के लिए खुली छूट दे भी रखी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेना के पास कोई जादू की छड़ी आ गई जिससे एक ही दिन में या चंद लम्हों में आतंकवाद पर काबू पाया जा सकता है, क्योंकि आतंकवाद पाकिस्तान प्रायोजित है और पाकिस्तान इसके लिए लगातार अपने स्लीपर सेल्स को भी एक्टिव कर रहा है। साथ में ही पाकिस्तान जो है वो अपने एजेंट्स वहां से भेज रहा है और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि अन्य कई आतंकी संगठन भी पाकिस्तान का साथ देते हुए कश्मीर से घुसकर भारत में तबाही मचाने का प्रयास कर रही है। सेना अपना काम कर रही है, सेना को कभी भी किसी तरह से सीधे तौर पर हस्तक्षेप नहीं किया गया, लेकिन राजनीतिक तौर पर जब भी एक दूसरे पर टीका टिप्पणी होती है, सेना को लेकर से ही एक आरोप प्रत्यारोप में एक दूसरे के ऊपर ऐसे आरोप लगाए जाते हैं जैसे कोई दूसरी पार्टी जो है वो देशद्रोही हो गई।
इस तरह से गलत संदेश होता जाता है। और जिस तरह से हमारे भारत के टीवी पाकिस्तान के किसी भी आंदोलन, किसी भी पाकिस्तान के खिलाफ कही गई किसी राजनेता की बात को हमारे टीवी जिस प्रकार से बढ़ चढ़ कर दिखाते हैं, वैसे ही हमारे नेताओं के बयान भी वहां दिखाए जाते हैं। इससे एक गलत संदेश जाता है। इसलिए सियासत को उन मुद्दों से दूर रखना चाहिए जहां पर ये नजर आता हो कि ये देश हित में नहीं है। ऐसा ही मेरा कहना था। मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगा भाजपा प्रवक्ता से, मेरा प्रयास ये कभी नहीं रहा है कि मैं किसी कांग्रेस या किसी भाजपा के नेता को के बचाव में करूं। जो सच्चाई कह सकते हैं उसको प्रयास किया जा सकता है कि उसको ही कहने का प्रयास होता है। हमारा उद्देश्य ये कभी नहीं रहा है कि हम किसी राजनीतिक दल का बचाव करें। जी जावेद मलिक जी, मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। अभी केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें कहा गया है अगर कोई भी सैनिक छुट्टी पे जाता है तो वो केंद्र सरकार या स्टेट राज्य सरकार का प्रचार प्रसार करेगा, उसके कार्यक्रमों का, उसकी योजनाओं का। तो कैसे सेना का प्रयोग भाजपा सरकार अपनी राजनीति के लिए, अपने हितों के लिए, अपनी सरकार के बचाव के लिए कर रही है, आप जान लीजिए। यानी कोई भी जवान अगर छुट्टी पे जाता है 1 महीने की गांव में अपने, तो उसको भाजपा का प्रचार करना पड़ेगा, जो भी सरकार होगी उसका प्रचार करना पड़ेगा। विजय तो जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है। आप भाजपा से यही कहना चाहूंगा, सेना का प्रयोग करना बंद कर दिए अपना प्रोपेगेंडा करने के लिए। उसके लिए आपके प्रचार सेवक बहुत काफी हैं देश में। झूठ फैलाने के लिए आपके सारे मंत्री झूठ बोलते हैं, सारे मंत्री झूठ बोलते हैं, वही काफी है। अब आप सेना का सहारा लेना बंद कर दीजिए। जी विजयपुरी जी माफ कीजिएगा। जी देखिए, ऐसा संदेश अभी तक जो गया है, जो प्रचार करने की बात चल रही है, वो एक मुद्दा हो सकता है। लेकिन सेना या कोई किसी नौकरी में गया हुआ व्यक्ति वो किसी भी सरकारी सेवा से क्यों ना जुड़ा हो, वो अपनी विचारधारा के में रहते हुए अपनी बात हमेशा रखता है। हम हर रोज आए दिन कॉफी हाउस हो या कहीं भी हो, हम इन चर्चाओं को सुनते हैं। किसी का स्वयं करना ठीक है पूरी जी, स्वयं करना ठीक है, लेकिन मैंडेटरी ऑर्डर अगर पास करे तो वो भी सेना के लिए सही है। जी, मैंडेटरी ऑर्डर तो ऐसा कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगर यदि ऐसा हुआ है, मेरी जानकारी में नहीं है, यदि ऐसा ऑर्डर हुआ है तो ये निश्चित तौर पर इसका गलत संदेश जाए। जेपी लोहिया जी सुन पा रहे हैं आप? जेपी लोहिया जी तक आवाज़ शायद नहीं पहुंच पा रही है। और फिलहाल आज आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मंथन में आज हम बात कर रहे थे आखिर शहादत के नाम पर सियासत क्यों, जिस तरीके से शहीद हुए लोगों को लेकर लगातार विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, इस शहादत को लेकर टीका टिप्पणी जो है, बयानबाजी लगातार जारी है। लेकिन कई सवाल है जिनके जवाब जानना बहुत ज़रूरी है। मंथन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।